या अली मदद। अराउंड 23 इयर्स पहले जब मैं ये फील्ड में एंटर हुआ, अब मैं यहाँ पर बैठ के सोच रहा था 23 इयर्स हो गए उस चीज़ को, तब मुझे लोग आके कहते थे कि ये क्या फील्ड आपने ली है, इसमें क्यों आप एंटर हो रहे, साइकेट्री में कुछ और क्यों नहीं बन जाते आप। मुझे मेरे डॉक्टर कलीग सीनियर्स आके कहते थे यहाँ पर आपका कोई स्कोप नहीं है, यहाँ पर कोई फ्यूचर नहीं है, आपको तो अमेरिका और कनाडा जाना पड़ेगा, यहाँ पर ये साइकेट्री वाइकेट्री मेंटल हेल्थ ये सब इश्यूज़ है भी नहीं और आप लोगों का इधर काम भी नहीं है। मगर आज हम देखते हैं कि पूरी वर्ल्ड में सबसे बड़ा हेल्थ इशू आज हमारी कंट्री में ही नहीं पूरी वर्ल्ड में आज सबसे बड़ा हेल्थ इशू मेंटल हेल्थ है। द लार्जेस्ट कॉज ऑफ डिसेबिलिटी आज पूरी वर्ल्ड में अगर हम देखते हैं तो वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। WHO कहता है कि हर 4 में से 1 इंसान को, हर 4 में से 1 यानी 25% लोगों को अपनी लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई किस्म के साइकेट्रिक या मेंटल प्रॉब्लम होगा। 25% ऑफ द पॉपुलेशन। कहा जाता है कि एट एन एवरेज पूरी दुनिया में अराउंड 15% लोगों को कोई ना कोई किस्म का साइकेट्रिक या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। कभी कभी हम सोचते हैं कि क्या ये प्रॉब्लम बढ़ रहा है या सिर्फ इसकी अवेयरनेस बढ़ रही है। इन दोनों सवालों का जवाब यस है। अवेयरनेस डेफिनेटली बढ़ रही है, डेफिनेटली प्रॉब्लम बढ़ रहा है। देखा जाता है कि 2005 से 2015 तक जितने लोगों को डिप्रेशन है उनकी तादाद 18% से बढ़ गई है। ऑफ कोर्स पॉपुलेशन भी बढ़ा है लेकिन 18% से बढ़ गया है। अगर हम सिर्फ सुइसाइड रेट देखा जाए तो सुइसाइड रेट आज WHO 2001 में रिपोर्ट करी थी लास्ट कि पूरी वर्ल्ड में हर साल कितने सुइसाइड होते हैं। अराउंड 8 लाख सुइसाइड पूरी वर्ल्ड में एवरी ईयर होते हैं। अगर आप इसका कैलकुलेशन कर सके तो हर 40 सेकेंड में, एवरी 40 सेकेंड्स में एक इंसान सुइसाइड कमिट करता है। इंडिया में भी ये रेट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं। लास्ट 10 सालों के अंदर, 10 साल पहले जो सुइसाइड रेट्स इंडिया में दिखाए जाते थे अराउंड 1,35,000, आज इंडिया में ये रेट्स को 2,35,000 लोग इंडिया में सुइसाइड करते हैं। लार्जेस्ट कॉज ऑफ डेथ है, लार्जेस्ट कॉज ऑफ डेथ इन द यंग पॉपुलेशन। 15 से लेके 39 की अगर आप एज देखते हो तो सबसे बड़ा कॉज ऑफ डेथ सुइसाइड है। आप सोच सकते हो कि इतने लोग एक्सीडेंट में भी नहीं मरते हैं इंडिया में जितने लोग सुइसाइड कमिट करते हैं, इतने लोग कैंसर से भी नहीं मरते, इतने लोग हार्ट अटैक से भी नहीं मरते जितने लोग सुइसाइड से मरते हैं। तो प्रॉब्लम तो डेफिनेटली बढ़ रहा है। जब हम ये वर्ड मानसिक या मेंटल कोई हमें जिक्र करता है या हम इसके बारे में सोचते हैं तो हमने ये वर्ड को एक स्टीरियोटाइप बना लिया है हमारे दिमाग के अंदर। जैसे कोई भी कहता है कि इसे मानसिक प्रॉब्लम है या मेंटल प्रॉब्लम है, हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाता है, एक इंसान जो अपनी दिमागी संतुलन खो बैठा है, अपने आप से अकेले अकेले बड़बड़ा रहा है या बहुत डेंजरस और वायलेंट है ये इंसान। ये हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाता है मानसिक प्रॉब्लम्स का। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम सारे मेंटल इलनेसेस को दो ग्रुप्स में डिवाइड करें, अगर हम उनको क्लासिफाई करें 2 ग्रुप्स के अंदर, तो एक पहला ग्रुप है कॉमन मेंटल इलनेसेस जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, और एक दूसरा ग्रुप है जो है सिवियर मेंटल इलनेसेस। हाँ, सिवियर मेंटल इलनेसेस में ज़रूर इंसान अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है, कभी कभी कुछ बहकी बहकी बातें करता है, कभी उसको जो चीज़ नहीं होती है वो दिखाई देती है या कोई आवाज़ें जो नहीं होती है वो सुनाई देती है। उसका सोशल जजमेंट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। जो इंसान को सिवियर मेंटल इलनेस है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। आप अगर उसके साथ में 15-20 मिनट, आधा घंटा अगर बात करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंसान को कोई ना कोई किस्म का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और इन लोगों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, बिल्कुल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है।
लेकिन इनकी तादाद जो है, इनकी नंबर्स जो है काफ़ी स्मॉल है, काफ़ी कम है। अगर हम सिर्फ स्किज़ोफ्रेनिया को देखें जो एक सीवियर मेंटल इलनेस है, तो सिर्फ 1% पॉपुलेशन को होता है। बड़ा प्रॉब्लम है कॉमन मेंटल इलनेसेस जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबियाज, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये इजीली आइडेंटिफाई भी नहीं होता है, ये हम लोगों को पता भी नहीं चलता है कि किसको ये प्रॉब्लम है, जब तक वो इंसान खुद आके डिस्क्लोज़ नहीं करे कि मुझे ऐसी चीज़ें होती है। आप शायद वो इंसान के साथ में काम कर रहे होगे, शायद वो इंसान के साथ में आप रह रहे हो, शायद वो आपका फैमिली मेम्बर है, फिर भी कभी कभी हमें पता नहीं चलता है कि ये इंसान को डिप्रेशन है, एंजाइटी है। सिर्फ 10 से 15% लोग जिसको डिप्रेशन होते हैं वो ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। सिर्फ 10 to 15% लोग जिसको डिप्रेशन होता है वो ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, और ज़्यादातर लोग तो बेचारे अकेले ज़िंदगी भर सफ़र होते रहते हैं, और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनका काम, उनका रिलेशनशिप, सब चीज़ पे इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। कहा जाता है पूरी वर्ल्ड में अराउंड 300 मिलियन लोग हैं जो डिप्रेस्ड हैं। कॉमन मेंटल इलनेसेस में सबसे आम देखा जाता है वो है डिप्रेशन। हम सब इंसान हर किस्म के इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं, पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस। पॉजिटिव इमोशंस हम कभी खुश होते हैं, वी आर हैप्पी, वी आर जॉयफुल, और हम सब नेगेटिव इमोशंस भी एक्सपीरियंस करते हैं। कभी कभी हम उदास हो जाते हैं, कभी कभी हम नर्वस हो जाते हैं, कभी कभी हम मायूस हो जाते हैं, कभी कभी हम जेलस होते हैं, कभी कभी हम एंग्री होते हैं, और हम सब किस्म के नेगेटिव इमोशंस भी एक्सपीरियंस करते हैं। सिर्फ 2 किस्म के लोग इस तरह के इमोशंस एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, जो इस दुनिया से गुजर गए हैं या फिर साइकोपैथ्स, ठीक है। तो सब लोगों को, हम लोगों को ये इमोशंस हम एक्सपीरियंस करते हैं, और कभी कभी ये इमोशंस आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन किसी किसी को डिप्रेशन होता है जिसमें उनको बेहद मायूसी महसूस होती है, और हम सब मायूस महसूस करते हैं कभी ना कभी हमारी लाइफ में, लेकिन हम सब किसी न किसी तरह से वो मायूसी से बाहर आ जाते हैं, कोई एफर्ट लेकर, या कभी कभी ऑटोमेटिकली भी उससे बाहर आ जाते हैं। लेकिन जिसको डिप्रेशन होता है वो कितनी भी कोशिश कर लेता है, ये मायूसी से बाहर नहीं आ पाता है। ये मायूसी लगातार उसकी लाइफ में बनी हुई रहती है। कितने ड्यूरेशन के लिए बनी हुई होती है जब आपको सोचना चाहिए कि डिप्रेशन हो सकता है? मेडिकल साइंस बोलता है अराउंड 15 डेज़। अगर सिम्टम्स जो मैं अभी आपको बताऊंगा वो लगातार चालू रहते हैं तो वो निशानी है कि आपको डिप्रेशन हो सकता है। मायूसी के साथ साथ बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है कोई भी एक्टिविटी करने में, टीवी देखने में, फ्रेंड्स को मिलने में, कहीं बाहर जाने में, कोई भी एक्टिविटी करने में उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, उनको दिल ही नहीं होता है कुछ करने के लिए। सेकेंडली, स्लीप किसी किसी में घट जाती है, किसी किसी में बढ़ जाती है स्लीप। कभी कभी कोई लोग जब डिप्रेशन में आ जाते हैं तो ज़्यादा सोने लगते हैं। सेम है एपेटाइट के साथ। कभी कभी डिप्रेशन में जो लोग आ जाते हैं वो बहुत कम खाना खाते हैं, और कभी कभी डिप्रेशन के अंदर लोग बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं। किसी किसी को बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती है, और कोई कोई को ऐसा होता है कि बस उनको बेड से, घर से बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता है। बहुत ज़्यादा गिल्ट फीलिंग्स आने लगती है, बहुत नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, बहुत घबराहट होने लगती है किसी किसी को। किसी किसी को तो एकदम होपलेसनेस महसूस होता है कि मेरी ज़िंदगी में आगे कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है, और गिल्ट फीलिंग्स होती है कि आज तक मैंने जो अचीव किया हूँ वो मैंने कुछ नहीं कर पाया हूँ अपनी लाइफ में। और कभी कभी किसी किसी को ऐसे भी ख्याल आते हैं कि ज़िंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं है, और मैं मर जाऊँ तो अच्छा है। सुइसाइडल थॉट्स भी डिप्रेशन के अंदर आते हैं, और सुइसाइडल थॉट्स डिप्रेशन में आना बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। सुइसाइड के बारे में हमारे दिमाग में, और सुइसाइडल थॉट्स के बारे में हमारे दिमाग में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। अगर हम देखें कि जो लोग सुइसाइड कमिट करते हैं वो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी को
हिंट देते हैं कि हमारे दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है, यूजुअली हम वो हिंट को पिकअप नहीं करते हैं या उसको नज़रअंदाज करते हैं। कभी कभी तो जिसको ये ख्याल आते हैं वो एक्सप्रेस भी करते हैं, लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता है जो बोलते हैं वो कभी करते नहीं हैं। ऐसा नहीं है। जब भी आप अपने नियर एंड डियर वंस में कुछ भी ऐसी निशानी देखो कि ऐसी कोई इंडिकेशन देखो कि अगर उनको सुइसाइडल थॉट्स है या इस तरह के इरादे उनके दिल में बन रहे हैं, प्लीज़ 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 इमीडिएटली कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई साइकेट्रिस्ट, कोई डॉक्टर के पास एटलीस्ट उसको ले जाइए। तो ये निशानियां हैं डिप्रेशन की, और अगर ये काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक एक इंसान महसूस करता है तो उसे कोई डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट के पास जाना ज़रूरी है और इसकी ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। ये होता क्यों है डिप्रेशन? इसके कॉजेज़ क्या हैं? अगर हम ब्रॉडली कॉजेज़ को देखें तो कुछ इंटरनल कॉजेज़ हैं और कुछ एक्सटर्नल कॉजेज़ हैं। कुछ तो चेंजेस हमारे ब्रेन में होते हैं और कुछ हमारे स्ट्रेस के वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, लेकिन हम इसको बहुत टाइट कंपार्टमेंटल में नहीं डाल सकते हैं, या ये ब्लैक एंड वाइट नहीं है कि किसी को इंटरनल कॉजेज़ ही होते हैं, ब्रेन में कुछ चेंजेस होते हैं उसी की वजह से होता है, और किसी को कोई स्ट्रेस की वजह से भी होता है। ये दोनों ओवरलैपिंग एरियाज़ है। हमारा ब्रेन और बॉडी बाई डायरेक्शनली फंक्शन करता है, यानी कि जब हमारे ब्रेन में कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ न्यूरोकेमिकल चेंजेस होने लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें उदास, मायूस महसूस होने लगता है, कोई चीज़ में दिलचस्पी नहीं लगती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। सिमिलरली अगर हम स्ट्रेस में रहते हैं और प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए, लंबे टाइम के लिए अगर हम स्ट्रेस में रहते हैं, तो उसका असर हमारे ब्रेन पे होता है और हमारे ब्रेन के अंदर ये चेंजेस होने लगते हैं। डेफिनेटली 100% मेडिकल साइंस ने अभी ये प्रूव किया है कि डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह के साइकोलॉजिकल मेंटल प्रॉब्लम्स के अंदर ब्रेन में डेफिनेटली चेंजेस होते हैं। सिर्फ न्यूरोकेमिकल नहीं, स्ट्रक्चरल चेंजेस भी होने लगते हैं ब्रेन के अंदर। तो पहले लोगों को ऐसा लगता था और अभी भी काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि अरे ये मानसिक बीमारी कुछ नहीं होती, ये सिर्फ आदमी के सोचने से होता है। कभी कभी तो बेचारे पेशेंट्स के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये सब वीकनेस है, ये सब ढोंग है, ऐसे से कोई इलनेस नहीं होती है। लेकिन हमको ध्यान में रखना चाहिए कि डेफिनेटली 100% ब्रेन के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। इट इज़ ट्रूली अ मेडिकल इलनेस। ये डेफिनेटली एक मेडिकल इलनेस है, जैसे एक दूसरी कोई मेडिकल इलनेसेस होती है, जैसे कैंसर है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, उसी तरह से ये भी एक मेडिकल इलनेसेस है। काफ़ी सारे टाइम हमको लाइफ में स्ट्रेस आते हैं। कुछ स्ट्रेस ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर होते हैं, जैसे कि अपने नज़दीकी कोई रिश्तेदार को, अपने यार दोस्त को, अपने फैमिली मेम्बर को बहुत सारे लोग अनएक्सपेक्टेडली खो देते हैं, या बिज़नेस लॉस हो जाता है, या फैमिली में और कोई कैलामिटी हो जाती है, या और कोई प्रॉब्लम हो जाता है। ये स्ट्रेस हमको कभी कभी इफ़ेक्ट करता है और ये स्ट्रेस कभी कभी हमारे कंट्रोल से बाहर होता है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ लाइफस्टाइल चॉइसेस जो हम करते हैं, या कुछ चीज़ें जो हम करते हैं, उससे हम स्ट्रेस को इनवाइट करते हैं और उससे हम और इस तरह की प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। मैं सारे स्ट्रेसर्स के अंदर जा नहीं सकता हूँ क्योंकि उसके लिए बहुत वक्त लग जाएगा। कुछ एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, स्पेशली यंगर जनरेशन का, और स्पेशली लास्ट 5, 7, 10 ईयर्स के अंदर जो पैटर्न हम लोग साइकेट्रिस्ट, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स देख रहे हैं, उसके बारे में आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। हमारे लाइफ में एक सबसे बड़ी एक ऐसी चीज़ हमारी लाइफ में एंटर हो चुकी है जिसको हम 24 घंटे हमारे साथ लेके घूमते हैं। सोते, खाते, पीते, उठते, बैठते, कोई तो नहाने को भी ले जाते हैं उसको। वो है मोबाइल फ़ोन। ओके, कहा जाता है एक एवरेज इंडियन मोबाइल फ़ोन को
कितना वक्त यूज़ करता है? कोई गैस कर सकता है कितना वक्त यूज़ कर सकता होगा? हाँ, 5 आवर्स। प्रेसिडेंट साहब का एस्टिमेट बहुत हाई है। स्टडी किया गया है कि एवरेज इंडियन अराउंड 3 आवर्स 52 मिनट्स स्क्रीन टाइम यूज़ करता है, यानी 3 घंटा 50 मिनट स्क्रीन के साथ में कुछ तो खिटर फिटर करता रहता है। अमेरिका में 2005 से 2015 तक उन लोगों को पता चला कि उनके जो टीनेजर्स थे ना, उनके अंदर डिप्रेशन का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का रेट बढ़ गया। टीनेजर्स ज़्यादा सुसाइड अटेम्प्ट करने लगे, टीनेजर्स ज़्यादा सुसाइडल आइडियाज़ देने लगे कि हमको इस तरह से फीलिंग होती है सुसाइड करने की। वहाँ पर डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट्स बैठ के एनालाइज करने की कोशिश की कि ये रेट्स इतना क्यों बढ़ गया लास्ट 5, 7, 10 ईयर्स में। क्या हुआ है सोसाइटी के अंदर जिसको दुरुस्त करना चाहिए कि ये रेट इतना नहीं बढ़े। उन लोगों की स्टडी में एक फैक्टर जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर उनकी पूरी स्टडी के अंदर आया था, वो है मोबाइल फ़ोन यूज़। उनकी स्टडी में, ये पब्लिश्ड स्टडीज़ है साइंटिफिक जर्नल्स के अंदर, उन्होंने बताया कि जो बच्चे 4 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ करते हैं, 4 आवर्स एंड मोर, उनके अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी के रेट्स दुगने हैं, और कभी कभी 3 टाइम्स मोर दैन चिल्ड्रन जो 1 घंटा मोबाइल यूज़ करते हैं। आप डिफरेंस देख सकते हो, दुगने या तिगने, ओके, 2 या 3 टाइम्स मोर। ऐसा भी देखा गया कि जो लोग 4 घंटे से ज़्यादा ये मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, उनके अंदर सुसाइडल आइडिएशंस भी बहुत ज़्यादा देखने में आए थे। ऐसे बच्चे ना, उनकी स्टडी में देखे उन्होंने कि एक्साइट भी बहुत जल्दी हो जाते थे, छोटी छोटी चीज़ के अंदर, छोटी छोटी बातों के अंदर चिढ़ना, एक्साइट हो जाना, और फिर उनको काम डाउन करना बहुत डिफ़िकल्ट था। वेराज जो बच्चे कम मोबाइल यूज़ करते थे लेकिन स्पोर्ट्स, दूसरी एक्टिविटीज़, आउटडोर गेम्स, उसके अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व थे, उनके अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी के रेट्स कम थे। अभी ये कॉज है या इफ़ेक्ट है डिप्रेशन का, वो विवाद अभी तक चल रहा है, लेकिन जो भी है ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। एक्सेसिव इर्रिस्पॉन्सिबल यूज़ हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है मोबाइल फ़ोन्स का। तो सवाल आता है, जब भी मैं ये पेरेंट्स को कहता हूँ, यंगस्टर्स को कहता हूँ, तो इसके बगैर तो लाइफ चल नहीं सकती है, क्योंकि ये हमारी लाइफ को काफ़ी कन्वीनियंट भी कर दिया है और उसके बहुत सारे पॉजिटिव बेनिफिट्स भी है। तो कितना यूज़ करना चाहिए मोबाइल फ़ोन्स? अगर आप जाके घर पे अपने बच्चे लोगों के मोबाइल ले लोगे और सब कवर्ड में लॉक कर दोगे तो घर में World War 3 हो जाएगी आपके। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियंस रेकमेंड करते हैं कि इट इज़ ओके टू यूज़ मोबाइल अप टू 2 आवर्स अ डे, अप टू 2 आवर्स अ डे, 2 आवर्स ऑफ स्क्रीन टाइम। और साथ में उनका एक रिकमेंडेशन भी है कि कुछ घंटे इंसान को मोबाइल से दूर रहना चाहिए, कुछ टाइम के लिए दिन में कुछ डेजिग्नेटेड एरियाज़ रखना चाहिए, ताकि इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट हमारे ऊपर ना आए। सेकंड, बहुत ही डिस्टर्बिंग बिहेवियर अभी अभी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स देखते हैं और हम लोग हमारी प्रैक्टिस में भी देखते हैं, सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर, अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाला बिहेवियर। बहुत सारे यंगस्टर्स हम देखते हैं हमारी प्रैक्टिस के अंदर अपने आप को कट करते हैं। ओके, आप लोगों ने भी देखा होगा आपकी सोसाइटी के अंदर कभी कभी कोई बच्चों के अंदर अपने आप को कट करना स्टार्ट कर देते हैं। सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर बहुत ही डिस्टर्बिंग बिहेवियर है। ज़्यादातर लोग जिनको हम लोग इसके बारे में पूछते हैं कि आप क्यों करते हैं, तो यंगस्टर्स मोस्टली जवाब देते हैं कि जब हम इमोशनली डिस्टर्ब्ड होते हैं और हम किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो ये करने से हमारा पेन रिलीज होता है। अजीब बात है आज कि अगर आप
के पास कोई भी नहीं है ये चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, दैट इज़ रिडिक्यूलस। आपके पास फेसबुक पे 5000 फ्रेंड्स है, लेकिन रियलिटी में एक भी इंसान नहीं है आपके पास जिसके पास आप जाके अपना जो पेनफुल इमोशन है वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। यूजुअली देखा गया है कि जो बच्चे फिर अपने आप को एक्सप्रेस करने लगते हैं तो ये सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। सेकेंड चीज़ देखते हैं हम, जो सुइसाइड रेट्स इंडिया में, हमारी सोसाइटी में काफ़ी बढ़ गए हैं और यंगस्टर्स के अंदर काफ़ी बढ़ गए हैं। एक चीज़ हमको ध्यान में रखना है कि प्रॉब्लम सबको आती है, सभी को प्रॉब्लम्स आती है, कोई भी इंसान प्रॉब्लम्स के बगैर नहीं है। और हर इंसान को ऐसा लगता है कि मेरा प्रॉब्लम सबसे बड़ा है, दूसरे का क्या प्रॉब्लम है, छोटा मोटा है, मेरा प्रॉब्लम सबसे बड़ा है। मगर हमें समझना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम्स आती है और जाती है लाइफ में। अगर हम उसको रिएक्ट नहीं करें और इस तरह के स्टेप्स नहीं उठाए तो हम लोगों ने देखा है कि कभी कभी बहुत सारे टाइम जिसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, ऐसी लाइफ में सिचुएशन आती है कि जिससे डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो इंसान उससे लड़ता है और उससे बाहर आता है। जब वो बाहर आता है उससे तो मच मोर स्ट्रॉन्गर पर्सन होता है। जब वो स्ट्रेस से बाहर आ जाता है तो कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में हो उसका सल्यूशन सुइसाइड नहीं है। ये स्विच लाइफ का हमको पूछ के चालू नहीं किया गया था और हमको पूछ के बंद भी नहीं किया जाएगा। इसका कंट्रोल सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। कोई भी सिचुएशन लाइफ में हो, प्लीज़ इस तरह से रिएक्ट करना बहुत गलत है। इस तरह के अगर थॉट्स आते हैं, अगर विचार आते हैं, इस तरह से की डिज़ायर्स आती है तो किसी ना किसी को, इंसान को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड, जो बहुत ही डिस्टर्बिंग बिहेवियर यंगस्टर्स के अंदर अभी अभी हम लोग देख रहे हैं और हर कम्युनिटी के यंगस्टर्स के अंदर, वो है एडिक्शंस। दो किस्म के एडिक्शन। फर्स्ट तो हम सब जानते हैं, जब हम एडिक्शन के बारे में बात करते हैं, सिगरेट, टबैको, अल्कोहल, इस तरह के एडिक्शंस। दो रीजंस हैं मेनली लोगों के, यंगस्टर्स के। एक तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सारा ग्रुप ले रहा है तो मैं भी इसको यूज़ करूं, मैं पॉपुलर हो जाऊंगा इसको यूज़ करके। और सेकंड ग्रुप है जो स्ट्रेस रिलीज की तरह इसको यूज़ करता है। और एक थर्ड ग्रुप है जो अभी अभी हम लोग कुछ सालों के अंदर और कॉमन देखने लगे हैं इस ग्रुप को, वो है ड्रग यूज़। ड्रग यूज़ के अंदर भी एक पर्टिकुलर ड्रग यूज़ जिसको हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में कैनबिस कहते हैं। ये यंग लोग उसको ग्रास, वीड, जॉइंट इस तरह से कहते हैं। हमारे पास जब भी बच्चे लोग ये यूज़ करते हुए आते हैं, हम उसको पूछते हैं आप कुछ ड्रग्स लेते हो? बोलते नहीं, कुछ नहीं लेता हूँ। तो क्या पीते हो? तो बोला वीड पीता हूँ। तो वो ड्रग नहीं है? बोला नहीं, अमेरिका और कनाडा में लीगल हो चुका है। तो लीगल हो चुका है यानी क्या? नहीं, जैसे आप ये कॉफ़ी पीते हैं, ये तो बाग में उगती है कॉफ़ी, इसको आप बना के पीते हैं, वैसे ही ये वीड है, इसको पीने से क्या होता है, ये तो नेचुरल चीज़ है। कुछ लोग तो आके बोलते हैं कि हमारी क्रिएटिविटी इससे बढ़ती है, हम और ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं, हमारा मूड इम्प्रूव हो जाता है इससे। लेकिन हमें हमारे यंगस्टर्स को बताना ज़रूरी है कि एक्सट्रीमली हार्मफुल चीज़ है, एक्सट्रीमली हार्मफुल चीज़ है। बहुत सारे लोग ये यूज़ करने से अपना दिमागी संतुलन कम्प्लीटली खो देते हैं, मेंटल हो जाते हैं। किसी के अंदर तो एमोटिवेशनल सिंड्रोम आ जाता है, उनको कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती है। सेकेंड एडिक्शन जो मैं आपको कह रहा था, और बहुत कॉमनली और बहुत ही डिस्टर्बिंग एडिक्शन लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर, ये सारी चीज़ें जो है टीनेजर्स के अंदर काफ़ी कॉमन देखने में आती है, वो है गेमिंग एडिक्शन, गेम का एडिक्शन। आप लोगों ने, कितने लोगों ने एक गेम का नाम सुना है जिसका नाम है पबजी? एवरी वीक हमारे पास कोई ना कोई बच्चे को उसकी माँ कान पकड़ के लेके आती है, डॉक्टर ये मोबाइल में घुसा हुआ रहता है 10-10 घंटा, 12-12 घंटा। मुझे भी नहीं पता था ये पबजी क्या है। ये एक इंटरैक्टिव गेम है जो बच्चे खेलते हैं एक दूसरे के साथ में, ऑनलाइन होकर, कान में माइक्रोफोन लगा के एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और ग्रुप गेम है।
इतना ज़्यादा एडिक्टिव हो चुका है ये गेम कि लोग इसके पीछे एक 10-12 घंटा इस गेम्स को खेलते रहते हैं। यंगस्टर्स से यही अपील है कि अगर आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते तो प्लीज़ इसको यूज़ करना बंद करिए। इस तरह की बहुत सारी डेंजरस गेम्स भी बीच में आई थी। या एज पेरेंट्स हमको जानना ज़रूरी है कि हमारे बच्चे करते क्या है मोबाइल के अंदर। एक ब्लू व्हेल करके गेम आई थी जहाँ पर बहुत सारे बच्चे लोगों ने सुसाइड कमिट कर दिए। लेवल्स होती है उसकी खेलने की, चैलेंज, लास्ट चैलेंज लेवल क्या है, अपने आप को मार डालो। इस तरह की गेम्स एक्सट्रीमली डेंजरस, और गेमिंग एडिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और भी बहुत सारे किस्म के डिस्टर्बिंग सिनेरियोज हम देखते हैं और स्ट्रेसर्स भी होते हैं। अब इसके बारे में करना क्या चाहिए और इससे कैसे हमें बाहर निकलना चाहिए। अभी तक तो मेडिकल साइंस रिसर्च करता आ रहा था इतने सालों तक कि डिप्रेशन को कैसे ठीक करना है, एंजाइटी को कैसे ठीक करना है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को कैसे ठीक करना है। कुछ लास्ट फ्यू इयर्स में बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च हुई है ऑन पॉजिटिव साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऑफ हैप्पीनेस। इंसान को पॉजिटिव कैसे रहना चाहिए, हैप्पी कैसे रहना चाहिए, इंसान को कि वेलबींग कैसे इम्प्रूव होना चाहिए। बहुत रिसर्च वेस्ट में हुई है इसके ऊपर। अगर इनकी पूरी रिसर्च अगर हम निचोड़ के उसमें से कुछ निकाले तो 5 चीज़ें ये लोग कहते हैं। एक फर्स्ट चीज़ ये लोग कहते हैं, अभी आप अपने माइंड में पैरेलल कर सकते हो हज़रत इमाम के फरमानों के साथ में। ये लोग कहते हैं स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ योर फैमिली। अपनी फैमिली के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। क्वालिटी टाइम मतलब नहीं कि आप बात भी कर रहे हो और टेक्स्ट भी कर रहे हो। क्वालिटी टाइम है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। ये लोग टाइम एफ्लुएंस के बारे में बात करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं तो मेरा वाइफ के साथ में पूरा दिन बैठता हूँ लेकिन बैठ के क्या करता हूँ, नेटफ्लिक्स देखता हूँ। दैट इज़ नॉट क्वालिटी टाइम। एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करो। इन लोगों ने बताया है कि जितने आप सोशल होगे, जितने आप लोगों को सोशल मीडिया पे नहीं, इन पर्सन जितने आप सोशल होगे, जितने आपके फ्रेंड्स होगे, जितना आप कम्युनिटी में इन्वॉल्व होगे, जितना आप लोगों की मदद करोगे, उतने आप धीरे धीरे हैप्पी होना स्टार्ट हो जाओगे। सेकंड चीज़ जो ये लोग कहते हैं दैट इज़ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इतनी इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ मानसिक, सिर्फ शारीरिक वेलबींग के लिए नहीं, मेंटल वेलबींग के लिए भी। अगर कोई एक इंटरवेंशन मेडिसिन और काउंसलिंग के अपार्ट जो प्रूवन है डिप्रेशन में हेल्प करने के लिए, तो दैट इज़ एक्सरसाइज। वो लोग कहते हैं 30 to 45 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज 3 to 4 टाइम्स अ वीक। ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे ब्रेन के अंदर रिलीज करते हैं जो एंटी डिप्रेशन की तरह एक्ट करते हैं, जो हमको हैप्पीनेस देते हैं, जो हमको सेंस ऑफ वेलबींग देते हैं। रिसर्च ये भी बताता है कि अगर आप 30 to 45 मिनट्स एक्सरसाइज करते 3 to 4 टाइम्स अ वीक, आपकी ब्रेन की एजिंग स्लो हो जाएंगी। 10 to 15 ईयर्स आपका ब्रेन और जवान रहेगा अगर आप रेगुलरली इसको करते रहते हो तो। थर्ड चीज़ मैंने कभी सोचा नहीं था कि वेस्टर्न साइंटिस्ट्स कभी इसको स्टडी कर सकते हैं। वो लोग कहते हैं कि थर्ड चीज़ जो है वो है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मेरे हिसाब से आई एम नॉट वेरी गुड इन लैंग्वेजेस, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शुक्राना अदा करना। इज दैट करेक्ट? ग्रैटिट्यूड यानी शुक्राना अदा करना। ये लोग कहते हैं कि आप अगर रोज़ एक किताब रखिए अपने पास, सिर्फ 3 मिनट अपने आप को दीजिए जिसके अंदर 5 चीज़ जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो, छोटी या बड़ी, उसमें लिखिए। आप उसमें लिखिए एवरी डे, ये करिए। और वो लोग कहते हैं, उन्होंने रिसर्च से प्रूव किया है कि इसका इफ़ेक्ट क्या होगा। इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? इसका इफ़ेक्ट ये होगा कि ऑटोमेटिकली आपका नेगेटिविटी से फोकस हटेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी एबिलिटी टू डू थिंग्स बढ़ेगी, और सरप्राइजिंग बात, आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव होगी। इम्यूनिटी वो होती है जो हमको बॉडी में
एक क्षमता होती है जो डिजीज से फाइट करने को एबिलिटी देती है। सिर्फ ये करने से क्या हमारे मजहब में नहीं सिखाया जाता है कि शुक्राना अदा करो सब चीज का? इजंट दैट द सेम थिंग? चौथी चीज जो ये लोग कहते हैं, ये लोग कहते हैं लिटिल इज मोर। ओके, थोड़ी चीज करिए, अच्छे से करिए, पूरी एकाग्रता से करिए, पूरे माइंडफुलनेस से करिए। हमारी बॉडी, हमारा माइंड मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना हुआ है। हमारे बच्चे पढ़ते हैं कान में ईयरफोन लगा के, म्यूजिक भी सुन रहे, पढ़ भी रहे। हम हर एक्टिविटी मल्टीटास्किंग में करते, टीवी देखते, खाना खाते खाते टीवी देखते हैं। ये कहते हैं कि जो भी आप एक्टिविटी करते हो, छोटी बड़ी, पूरे फोकस से करिए। सिर्फ वो एक एक्टिविटी के ऊपर आप फोकस करिए, माइंडफुलनेस से करिए, पूरी एकाग्रता से करिए। जो भी करते हो उसको अच्छी तरह से करिए। और फिफ्थ चीज़ एक इस्माइली ऑडियंस को बोलने में हम सब जानते हैं, दैट इज़ मेडिटेशन। वो लोगों ने इतनी सारी एक्सपेरिमेंट्स करके इतनी सारी चीज़ें प्रूव की है अबाउट पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ मेडिटेशन। 30 to 45 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन। आप सबको मालूम है हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स है, राइट एंड लेफ्ट। ओके, और हमारा जो आगे का हिस्सा है प्रीफ्रंटल रीजन ब्रेन का, कहा जाता है कि जब ये राइट साइड प्रीफ्रंटल रीजन का बहुत एक्टिव होता है ना, तो हम उदास, मायूस महसूस करते हैं। और लेफ्ट साइड जब बहुत एक्टिव होता है ना, तो हम हैप्पी महसूस करते हैं, कंटेंटेड महसूस करते हैं, कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। तो ये लोगों ने क्या किया, 2 ग्रुप्स बनाए। एक ग्रुप को वो लोगों ने 30 to 45 मिनट्स मेडिटेशन रोज़ करने लगाए, सिखाए और फिर करने लगाए। और दूसरा ग्रुप जैसे अपनी ज़िंदगी जीता था, उनके लीजर टाइम में जो करता था वो करने को अलाउ किए। सिर्फ 8 वीक्स के बाद उन्होंने ये लोगों के MRI किए, EEG किए, और इनको क्या फाइंडिंग मिली? सिर्फ 8 वीक्स में उनको पता चला कि इनका लेफ्ट साइड जो ब्रेन का था ना, जो हैप्पीनेस क्रिएट करता है, वो ज़्यादा एक्टिव होने लगा उन लोगों के कंपैरिजन में जो लोग मेडिटेशन नहीं करते थे। तो इतने सारे बेनिफिट्स इस चीज़ के हैं। मगर माइंड यू, अभी मैं फिर से अपने एक डॉक्टर के रूप में आ रहा हूँ। जो आगे समझाना चाहता हूँ वो एक एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। अगर आप चल रहे हो और बॉम्बे के वंडरफुल फुटपाथों पे चल रहे हो और कहीं आपका पैर में मोच आ जाती है और आपको चोट लगती है, बहुत दर्द होता है, किसी तरह से आप घर पहुंच जाते हैं, देखते हो तो पैर सूजा हुआ है, उस पर स्प्रे व्रे लगाते हो, बाम लगाते हो, क्रोसिन, डोलो, कुछ भी मेडिसिन खाते हो और रुकते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक। अगर पेन सबसाइड नहीं होता है और बढ़ जाता है, स्वेलिंग कम नहीं होती है और बढ़ जाती है, तो हम क्या करते हैं? हम जाते हैं हमारे डॉक्टर के पास, एक्सरे कराते हैं, देखने के लिए ये मोच है या यहाँ पर फ्रैक्चर आ गया है हमें। उसी तरह से अगर हम इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, अगर हम बहुत लंबे टाइम तक इमोशनल डिस्टर्बेंस में हमें या हमारी फैमिली मेम्बर को किसी को है और हम सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, फिर भी अगर इससे बाहर नहीं आ सकते हैं, तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप कोई डॉक्टर के पास जाइए, कोई साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए और जांच कराइए कि ये मोच है या फ्रैक्चर है, ये डिप्रेशन है या नहीं है, ये एंजाइटी है या नहीं है। और अगर है तो उसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है उसका ट्रीटमेंट लेना। हम बहुत शर्माते हैं किसी को भी डिस्क्लोज़ करने के लिए कि हमें मानसिक प्रॉब्लम है। मेरे पास लोग आके बोलते हैं, डॉक्टर आप कहाँ बैठते, सिर्फ ये हॉस्पिटल में बैठते हैं, कहीं और बाहर मिल सकते हैं क्या आप? बोला क्यों? नहीं कोई कैफ़े कॉफ़ी डे में मिलिए ना आप मुझे। क्यों? नहीं, कोई मुझे आपके कैबिन में घुसते हुए देख जाएगा तो क्या सोचेगा मेरे बारे में। हम बहुत डरते हैं, शर्माते हैं, इसको छुपाते हैं। किसी को कार्डियक प्रॉब्लम होता है तो आके पहले पूरे सोसाइटी में, जमात खाने में अनाउंस करता है, मैंने कार्डियक प्रॉब्लम तय गई हो। डिप्रेशन होता है तो ऐसे छुप के भागता है कि जैसे क्या मालूम उसने क्या चोरी की है। ओके, जैसे दूसरे मेडिकल इलनेसेस है, उसी तरह से ये भी एक मेडिकल इलनेस है
और हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए इसका ट्रीटमेंट लेने से। इसकी ट्रीटमेंट बराबर से लेना चाहिए। इसकी ट्रीटमेंट होती क्या है? एक तो है टॉकिंग थेरेपी यानी कि काउंसलिंग या साइकोथेरेपी, और दूसरा है मेडिकेशंस, दवाइयाँ। ठीक है, जो माइल्ड केसेस होते हैं वो शायद टॉकिंग थेरेपी यानी काउंसलिंग से भी ठीक हो सकते हैं, मगर जो मॉडरेट और सीवियर केसेस होते हैं उनको दोनों काउंसलिंग और मेडिकेशंस दोनों लेना बहुत ज़रूरी होता है। और इस छोटे से इंटरवेंशन से हम इससे बाहर निकल सकते हैं, हम इससे एक हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो सकती है, और हम क्यों जिए ऐसी मानसिक स्थिति में जब उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी वेरी पेशेंटली। थैंक यू।